नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। साथियों, राजस्थान की ज्योग्राफी की सीरीज में हमने राजस्थान के भौतिक विभाजन जो टॉपिक है उसके अंतर्गत थार का मरुस्थल और अरावली प्रदेश है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। राजस्थान का जो तीसरा भौतिक विभाजन है वो है पूर्वी मैदान यानी कि ईस्टर्न प्लेन। वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और आज ही हम इसको एंड कर देंगे। तो इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं। इस टॉपिक की हम बेसिक से एडवांस तक जितनी भी बातें हैं वो सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका भाग 1 है और इसका टोटल एक ही भाग है। तो साथियों, सबसे पहले हम देखते हैं कि पूर्वी मैदान का जो टॉपिक है या पूर्वी मैदान जो है इसमें हम किन किन बातों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें जो पहली बात होने वाली है वो है पूर्वी मैदान का परिचय, और दूसरा जो होने वाला है वो पूर्वी मैदान की विशेषता और महत्व। तो सबसे पहले देखेंगे हम पूर्वी मैदान का इंट्रोडक्शन। इसके बाद देखेंगे हम इसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स या सिग्निफिकेंस। इसके बाद तीसरा हम डिस्कस करने वाले हैं इसका क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, यानी कि इसके उपभाग कौन कौन से हैं, यानी कि इसके सब डिवीज़न कौन कौन से हैं, सब डिवीज़न कौन कौन से हैं। तो एक एक करके हम सभी बिंदुओं पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका परिचय। देखो छात्रों, परिचय में कई चीज़ें आती हैं। सबसे पहले परिचय में हम देखेंगे कि इसकी उत्पत्ति या इसका जो ओरिजिन है पूर्वी मैदान का, वो कैसे हुआ है। देखो, इसका जो ओरिजिन हुआ है छात्रों वो हुआ है प्लीस्टोसीन काल में। प्लीस्टोसीन युग में। अब प्लीस्टोसीन युग में इस प्लीस्टोसीन को ऐसे भी लिख देते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, प्लीस्टोसीन या प्लीस्टोसीन, ठीक है। तो प्लीस्टोसीन युग में इसका उत्पत्ति हुई है। और ये प्लीस्टोसीन युग है, आपसे पूछे तो ये है प्यारे बच्चों सेनोजोइक या नियोजोइक। देखो, कई सेनोजोइक पे ही खत्म हो जाते हैं और कई नियोजोइक भी चलते हैं। आपने कई एरा सुने होंगे, जैसे पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक, नियोजोइक, ठीक है। तो सेनोजोइक या नियोजोइक जो क्या है, कल्प, इस कल्प में इसकी उत्पत्ति हुई है। अब इसका निर्माण आपसे पूछे तो भैया इसका निर्माण सीधा सीधा आप बता देना कि इसका फॉर्मेशन जो हुआ है, फॉर्मेशन जो इसका हुआ है वो हुआ है नदियों के द्वारा जलोढ़ीय मृदा के निक्षेपण से। नदियों के द्वारा जलोढ़ीय मृदा के निक्षेपण से, ठीक है। तो नदियों द्वारा जलोढ़ीय मृदा के निक्षेपण से। जलोढ़ीय मृदा के निक्षेपण से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। देखो, जल क्या करता है, यानी कि जो अपरदन होता है उसकी जो क्रिया है वो इस तरह से है कि जल सबसे पहले चट्टानों को काटता है, ठीक है, और फिर उसको बहाकर ले जाता है और फिर एक जगह पे ले जाकर निक्षेपित कर देता है, तो उसको बोलते हैं निक्षेपण। अब आपसे पूछे ये किस प्रकार का मैदान है, टाइप आपसे पूछे कि ये किस प्रकार का मैदान है, तो आप बताना कि श्रीमान ये जो मैदान है ये एक निक्षेपित मैदान है। कैसा है, निक्षेपित मैदान है, ठीक है। ध्यान रखना कैसा है, निक्षेपित मैदान है, यानी कि डिपोजिशनल प्लेन है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। फिर बात करते हैं किसका भाग है, किसका
भाग है, यानी कि ये पार्ट किसका है, तो भारत के जो लैंड फॉर्म है उनमें से किसका पार्ट है। तो राजस्थान के जो 4 भौतिक विभाग हैं साथियों, वो हमने बात करी थी कि जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है इसके 2 सब पार्ट है राजस्थान में, एक तो थार का मरुस्थल और एक पूर्वी मैदान। और जो गोंडवाना लैंड है इसके भी 2 सब पार्ट राजस्थान में है, एक अरावली और एक दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो ये भाग किसका है, तो सीधे या डायरेक्ट रूप से ये भाग है उत्तर भारत के विशाल मैदान का। उत्तर भारत का विशाल मैदान, विशाल मैदान का ये भाग है। पहली बात तो ये समझ जाओ। लेकिन उत्तर भारत का विशाल मैदान है वो किसका भाग है, तो वो है टैथिस सागर का। किसका है, टैथिस या टैथिस सागर का। ठीक है, तो ये हो गया कि भाई ये किसका भाग है। तो यहाँ हमने 4 बातों पे डिस्कस कर लिया। इसकी उत्पत्ति प्लीस्टोसीन या प्लीस्टोसीन काल में या युग में हुई और सेनोजोइक कल्प या एरा है। इसका निर्माण है, फॉर्मेशन है वो नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ीय कांप मृदा के निक्षेपण से हुआ है। इसका टाइप है डिपोजिशनल प्लेन या निक्षेपित मैदान। और ये भाग किसका है, उत्तर भारत के विशाल मैदान यानी कि टैथिस सागर का। अब बात करते हैं कि ये कितने क्षेत्रफल पर फैला है। राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है वो अपने आप में 100% है। तो ये वाला जो पूर्वी मैदान है ये कितने प्रतिशत एरिया के को घेरे हुए है या कितने प्रतिशत एरिया पर फैले हुए हैं, तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 23% भूभाग पर ये फैला है। और राजस्थान की जो टोटल पॉपुलेशन है, कुल जो जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत भाग इस मैदान में निवास करता है, तो भैया कुल पॉपुलेशन का इस मैदान में 39% भाग है वो निवास करता है। फिर बात आती है कि यहाँ किस टाइप की क्लाइमेट पाई जाती है, किस टाइप की जलवायु पाई जाती है, तो यहाँ पाई जाती है साथियों आर्द्र प्रकार की जलवायु, आर्द्र जलवायु पाई जाती है, आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यानी कि यहाँ ह्यूमिड टाइप की जो है जलवायु पाई जाती है। ठीक है, फिर चौथी बात आ जाती है कि भैया यहाँ पर वर्षा कितनी होती है, यानी कि जो रेनफॉल है वो कितना होता है। तो आपसे इस मैदान में रेनफॉल पूछा जाए तो 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर वार्षिक, ये यहाँ पर क्या होती है, वर्षा होती है। तो 4 चीज़ हमने यहाँ पढ़ ली, इसका क्षेत्रफल, जनसंख्या, जलवायु और वर्षा। फिर आगे देखते हैं हम यहाँ इसकी एवरेज एलिवेशन कितनी है, औसत ऊंचाई कितनी है। एवरेज एलिवेशन कितनी है, तो भैया औसत जो इसकी ऊंचाई है वो पड़ती है कितनी, 200 से 500 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है। ये ध्यान रखना, 200 से 500 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है। अब इसका जो स्लोप है यानी कि इसका जो ढाल है वो है साथियों पश्चिम से पूर्व की ओर इसका ढाल है। ये ध्यान रखना, इसका जो स्लोप है पश्चिम से पूर्व की ओर है। फिर यहाँ कौन से टाइप की सोइल पाई जाती है या कौन से टाइप की मृदा पाई जाती है, तो ध्यान रखना यहाँ मुख्य रूप से पाई जाती है जलोढ़ीय मृदा। लेकिन इसका जो दक्षिणी भाग है कौन सा वाला, माही बेसिन का, वहाँ लाल काली और लाल लोमी मृदा पाई जाती है, उसकी भी हम बात करेंगे। यहाँ वनस्पति कैसी पाई जाती है, तो आपसे पूछे कि भाई पूर्वी मैदान में वनस्पति किस प्रकार की पाई जाती है, तो पूर्वी मैदान में यानी जो वेजिटेशन पाई जाती है, वेजिटेशन जो पाई जाती है वो पाई जाती है उष्णकटिबंधीय शुष्क
पर्णपाती वन, पर्णपाती, और पर्णपाती को पतझड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पतझड़ भी कहते हैं। तो शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ऐसे वन जहाँ शुष्क ऋतु में पत्ते गिरा देते हैं, यानी जो गर्मी आती है उस समय वो पत्ते गिरा देते हैं। यहाँ वर्षा थोड़ी कम होती है। पर्णपाती वन दो प्रकार के होते हैं, एक आर्द्र पर्णपाती और एक शुष्क पर्णपाती। अब आपसे पूछेगा कि पूर्वी मैदान में कौन कौन सी क्रॉप्स पाई जाती हैं, कौन कौन सी क्रॉप्स पाई जाती हैं? तो ध्यान रखना, मुख्य रूप से यहाँ पाई जाती है एक तो गेहूं, एक जौ और एक सरसों, ये तो यहाँ मुख्य है। लेकिन कहीं कहीं फिर बाजरा भी होता है, बाजरा भी होता है। और फिर इसका जो दक्षिणी भाग है माही बेसिन, वहाँ मक्का और चावल भी होती है, मक्का और चावल भी होती है। तो ये इस मैदान की प्रमुख फसल है। अब बात करते हैं कि भाई इस मैदान में ऊपर ऊपर तो जलोढ़ीय मृदा है, लेकिन इस मैदान के आधार तल में क्या है? यानी कि आप देखो कि ये मैदान है, कि मान लीजिए मैदान है, इस मैदान में ऊपर ऊपर तो मृदा भरी है, ठीक है, लेकिन यदि हम मृदा को खोदते जाएंगे तो एक ना एक समय ऐसा आएगा जब नीचे क्या मिलेंगी? चट्टान। और ये पूछ रहा है कि भाई आधार तल में कौन सी चट्टानें हैं? आपने कभी ट्यूबवेल यानी बोरिंग या कुएं खोदते हुए देखे होंगे, और जब हम बोरिंग करवाते हैं, ट्यूबवेल खुदवाते हैं, तो नीचे एक बार पत्थर आ जाता है, 100 200 300 500 फीट पे पत्थर आ जाता है। तो ये पूछ रहा है कि भाई नीचे कौन सी चट्टान है? तो चट्टानों के बारे में पूछा गया है और कहा गया है कि भैया आधार तल में कौन सी चट्टान है। तो भैया आधार तल में जो चट्टान है वो है कौन कौन सी? एक तो है ग्रेनाइट, एक तो है ग्रेनाइट, एक है भैया नीस, और एक है बलुआ पत्थर, सैंड स्टोन। ये 3 प्रकार की यहाँ पर चट्टानें मुख्य रूप से पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये था आपका पूर्वी मैदान का परिचय। अब देखते हैं पूर्वी मैदान का विशेषता और महत्व, ठीक है। अब देखो भाई, पूर्वी मैदान की विशेषता और महत्व है, इसमें कुछ बिंदु हैं। यदि आपसे प्रीलिम्स में या मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाएं कि पूर्वी मैदान की विशेषता लिखिए और महत्व लिखिए, तो जब हमने मरुस्थल और अरावली पढ़ा तो हमने कई विशेषताएं, कई महत्व पढ़े, लेकिन मैदानों में ज़्यादा विशेषताएं नहीं होती हैं, 2-4 विशेषताएं होती हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इन बिंदुओं में कुछ विशेषता है और कुछ महत्व है। पहला तो ये है कि इस मैदान में जलोढ़ीय मृदा का विस्तार है। किसका है? जलोढ़ीय मृदा का सर्वाधिक विस्तार है, ये ध्यान रखना, सर्वाधिक विस्तार, जलोढ़ीय मृदा का सर्वाधिक विस्तार है। एक तो ये ध्यान रखना, ये इसकी विशेषता है। दूसरा, ये जलोढ़ीय मृदा का विस्तार होने के कारण ये राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग है, सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग है। एक ये ध्यान रखना, सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग है। तीसरा, इस मैदान में जो कृषि है, एग्रीकल्चर है, इसकी प्रोडक्टिविटी, इसकी पॉसिबिलिटी और इसकी डेंसिटी, ये तीनों चीज़ें हाई पाई जाती हैं। यानी कृषि उत्पादकता भी अधिक पाई जाती है, कृषि की संभावना भी अधिक पाई जाती है और कृषि का घनत्व भी अधिक पाया जाता है। तीनों चीज़ें ही हाई होती हैं, ठीक है। फिर ये जो मैदान है ये समतल होने के कारण और कृषि के लिए उपयुक्त होने के कारण यहाँ जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है, जन घनत्व है, वो भी सर्वाधिक पाया जाता है। तो यदि आपसे पूछे कि राजस्थान का सर्वाधिक जन घनत्व वाला भौतिक विभाग कौन सा है? वो है आपका पूर्वी मैदान। अब इसको आप थोड़ा सा इस तरह से समझिए कि एक तरफ तो है आपके भौतिक विभाग, एक तरफ तो है भौतिक विभाग, ठीक है, एक तरफ है आपका
क्षेत्रफल और एक तरफ है आपकी जनसंख्या। ये तीन चीजें हैं। अब इनको एक एक करके देखते हैं अपन, देखो ठीक है। सबसे पहले देखते हैं भौतिक विभाग। तो मैं थोड़ा थोड़ा लिखता हूं। पहला है थार, दूसरा है पूर्वी मैदान, तीसरा है अरावली और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब आप देखो थार के मरुस्थल के अंतर्गत जो क्षेत्रफल है वो तो है 61.11। फिर मैदान के अंतर्गत है 23%, फिर अरावली के अंतर्गत है 9% और पठारी प्रदेश के अंतर्गत है 6.89%। ठीक है। अब बात कर लेते हैं जनसंख्या की। तो इन चारों की जनसंख्या है वो भी देखिए। थार के मरुस्थल के अंतर्गत जो जनसंख्या है साथियों वो तो है आपकी कितनी, 40%। फिर पूर्वी मैदान में पाई जाती है 39%, फिर अरावली में पाई जाती है 10% और पठारी प्रदेश में पाई जाती है 11%। अब आप एक छोटा सा डेटा देखिए और थोड़ा सा मिलान करके हुए देखिए। ये थोड़ा एनालिटिकल बात भी है कि यहाँ थार के मरुस्थल में क्षेत्रफल तो ज़्यादा है तो जनसंख्या भी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ 61.11% भाग पर 40% जनसंख्या है और यहाँ 23% पे ही 39%। अब क्षेत्रफल में अंतर तो देखो, 23 दूनी 46 यानी 2.5 गुना अंतर है और यहाँ जनसंख्या के मात्र 1% का अंतर है। इसलिए यहाँ अधिक क्षेत्रफल पर अधिक जनसंख्या पाई जाती है, इसलिए न्यूनतम जनघनत्व है यहाँ पे, और यहाँ कम क्षेत्रफल पे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, इसलिए सर्वाधिक जनघनत्व है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं सर्वाधिक नगरीकरण। देखो भैया, जहाँ समतल भूभाग होगा ना, समतल मैदान होगा वहाँ नगरीकरण ज़्यादा पाया जाएगा। जहाँ जहाँ समतल मैदान है, उपजाऊ मृदा है, कृषि की संभावना ज़्यादा है तो जनसंख्या ज़्यादा बसेगी, तो नगरों का विकास भी ज़्यादा होता है। ठीक है। फिर बात आती है सर्वाधिक औद्योगिकीकरण। अब देखो, ये जो मैदान है ये ऐसी जगह पे है कि राज्य की राजधानी और देश की राजधानी और दिल्ली और मुंबई के बीच में। अब यहाँ क्या है, बाजार ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, इसलिए उद्योग लगते हैं बाजार के आसपास, इसलिए यहाँ औद्योगिकरण ज़्यादा हुआ है। ठीक है। फिर सर्वाधिक यहाँ क्या है, परिवहन का विकास भी हुआ है। परिवहन में हम किसकी बात कर रहे हैं, रोड इंफ्रा और रेलवे की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो भी यहाँ ज़्यादा डेवलप हुआ है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा है, अर्बनाइजेशन ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा कमाते हैं लोग, तो भैया एयर ट्रांसपोर्ट का यूज भी ज़्यादा करेंगे। तो ये 3-4-5 बातें हैं, इन सब का आपको ध्यान रखना है, ये इसकी विशेषता और महत्व। अब बात कर लेते हैं पूर्वी मैदान का वर्गीकरण। देखो, पूर्वी मैदान को मुख्य रूप से 4 उपभागों में बांटा गया है। पहला है माही बेसिन। पहला कौन सा है, माही बेसिन। दूसरा है चंबल बेसिन और तीसरा है बनास बेसिन। हम दक्षिण से उत्तर की ओर चल रहे हैं। और चौथा है बाणगंगा बेसिन। ठीक है। इन चारों बेसिन के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं माही बेसिन। देखो भाई, माही बेसिन है, इसकी स्थिति है दक्षिणी राजस्थान में। पहले तो ये ध्यान रखना, इसकी स्थिति कहाँ है, दक्षिणी राजस्थान में। ठीक है। पहली बात, कई बार इनका उत्तर से दक्षिण क्रम भी पूछ लेता है। इसका निर्माण जो हुआ है माही व उसकी सहायक नदियों द्वारा, माही व सहायक नदियों द्वारा जलोढ़ीय निक्षेपण से इसका निर्माण हुआ है। एक तो ये ध्यान रखना। ठीक है भाई, माही व उसकी सहायक नदियों द्वारा जलोढ़ीय निक्षेपण से
निर्माण हुआ है। अब इसका विस्तार है, एक तो बांसवाड़ा जिले में, एक प्रतापगढ़ में, एक डूंगरपुर में, डूंगरपुर में, ठीक है। फिर यहाँ जो फसल है मुख्य रूप से वो दो हैं, एक तो है भैया मक्का और एक है चावल, मक्का और चावल। देखो मक्का अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान केंद्र दोनों ही बांसवाड़ा में है। मक्का की एक वैरायटी डेवलप करी गई है माही नदी के नाम पे, माही सुगंधा, माही सुगंधा। और चावल की दो वैरायटी डेवलप करी गई है, एक तो माही कंचन और एक माही धवल, माही धवल, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये 4-5 चीजें हैं, ये माही बेसिन के बारे में है। अब माही बेसिन के उपभाग कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले काठल, अभी देखो हम मैप पे भी बात करेंगे, पहले इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। काठल देखो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य का, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य का माही बेसिन, माही बेसिन काठल कहलाता है, काठल कहलाता है। इस क्षेत्र को भौगोलिक रूप से काठल कहते हैं। लेकिन यहाँ आप एक चीज ध्यान रखना, काठा शब्द का जो मतलब होता है वो होता है नदी का किनारा। काठा का मतलब क्या है? नदी का किनारा। देखो गुजरात में जाओगे तो दो जिले में लेंगे आपको, एक बनास काठा जो पश्चिमी बनास नदी है उसके किनारे पर है। वैसे बनास दो नदियां हैं, एक सिरोही से निकलकर गुजरात होते हुए कहाँ जाती है? कच्छ की खाड़ी में या लिटिल रन ऑफ कच्छ में विलीन हो जाती है। एक खमनोर की पहाड़ी से निकलकर और चंबल में मिल जाती है, ठीक है। और वो बनास है जो आबू पर्वत है उसके इधर राइट से निकलती है। कौन सी? यदि हम नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं तो राइट से निकलती है बनास और लेफ्ट से निकलती है पश्चिमी बनास। ये ध्यान रखना, दो धाराएं मिलकर हैं, वो पश्चिमी बनास नाम से ही आगे बढ़ती है, ठीक है। तो काठा का मतलब है किनारा। तो वहाँ एक जिला है गुजरात में बनास काठा। फिर साबरमती नदी के किनारे वाला जिला है वो है साबरकांठा। तो कांठे का मतलब क्या है? किनारा। अब छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान क्या है भाई? काठल प्रदेश में, काठल प्रदेश में, काठल प्रदेश में। अब काठल का मतलब क्या हो गया? काठल का मतलब क्या हो गया? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का माही बेसिन क्या कहला रहा है? काठल। तो काठल प्रदेश में 56 नदी नालों, नदी नालों एवं गांवों का समूह, गांवों का समूह क्या कहलाता है? 56 का मैदान। अब यहाँ 3-4 चीज़ें वो समझिए। 56 का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में है। 56 की पहाड़ियाँ बालोतरा में है, मोकलसर से सिवाना तक फैली है। 56 गोलाकार पहाड़ियाँ हैं, गुंबदाकार पहाड़ियाँ हैं जो ग्रेनाइट से निर्मित है, ठीक है। एक है 56 अकाल, ठीक है। 56 अकाल का ध्यान रखना आप। विक्रमी संवत 1956 और ईस्वी सन है 1899 1900, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं, ये ध्यान रखनी है। अब वागड़ या वागड़, वागड़ या वागड़ क्या है? तो देखिए डूंगरपुर, डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, इससे के बीच का जो माही बेसिन है, माही बेसिन है, डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच का जो माही बेसिन है उसको वागड़ या वागड़ प्रदेश कहते हैं। अब यहाँ भी 3 चीज़ें ध्यान रखिए। देखो हम एक नेक्स्ट पेज लेते हैं और 3 चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। पहला 56 का मैदान, 56 का मैदान। दूसरा 56 की पहाड़ियाँ,
56 की पहाड़ी। तीसरा 56 अकाल। छप्पनिया अकाल। इसकी हमने बात कर ली, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ प्लस बांसवाड़ा, ठीक है। इसकी हमने बात कर ली बालोतरा। बालोतरा, और ये है विक्रमी संवत 1956 और ईस्वी सन आएगा आपका 1899 से 1900 वाला, ये ध्यान रखना। अब ऐसे ही 3-4 बातें और हैं, वो समझिए। पहली वागड़ या वागड़, दूसरी बांगड़, और तीसरी बांगर या बांगड़ प्रदेश, बांगड़, ठीक है। एक ये तो है आपका कौन सा भैया, ये तो है आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा। अब ये देखो, इसको पहले व्याघ्रवाट, लाट प्रदेश, गुप्त प्रदेश, कुमारी खंड, ठीक है, और इसके अलावा पुष्प प्रदेश, कई नामों से जाना जाता था। डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो वागड़ या वागड़ वाला क्षेत्र है उसको। बांगर होता है राजस्थान बांगर, अर्धशुष्क मरुस्थल। अर्धशुष्क मरुस्थल, ठीक है। और ये बांगड़ है, ये सीकर झुंझुनू वाला क्षेत्र, सीकर झुंझुनू वाला अर्धशुष्क मरुस्थल वाला क्षेत्र है, उसको ही कहते हैं। अब यहाँ ध्यान रखना, ये बांगड़ है, या इसको अंग्रेजी में वही बांगर कहेंगे, अंग्रेजी में वही बांगड़ कहेंगे। अब आपने सुना होगा बांगड़ और खादर, बांगर या खादर, तो वो भी नाम इसी से संबंधित है, बांगर यानी पुरानी जलोढ़ीय मृदा। एक आप और चीज ध्यान रखना, एक तो होती है वागड़ी, वागड़ी बोली, और एक होती है बागड़ी। इन दोनों में भी ध्यान रखना। ये तो है डूंगरपुर बांसवाड़ा में, डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा यानी वागड़ प्रदेश में, और ये है गंगानगर हनुमानगढ़ में, गंगानगर प्लस हनुमानगढ़ में। तो ये कुछ कन्फ्यूजन है, मेरे को हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ज्योग्राफी से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब वागड़ या बांगड़ समझ गए होंगे, डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच का माही बेसिन। अब आता है आपका मेवल। अब मेवल में क्या है, देखिए मेवल में है कि वागड़ या बांगड़ प्रदेश में, वागड़ या बागड़ प्रदेश में, बागड़ प्रदेश में माही जो बेसिन है, माही बेसिन जो है, माही बेसिन है, इसमें जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, अवशिष्ट पहाड़ियाँ, अवशिष्ट पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र क्या कहलाता है, मेवल। तो मेवल की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच में। तो यहाँ जो माही बेसिन है उससे संबंधित 4 जो भौगोलिक नाम है, ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, और अब हम थोड़ा सा मैप की बात कर लेते हैं। तो मैप की बात करके सुनो आप ध्यान से। देखो भैया, ये प्रतापगढ़ है, ये बांसवाड़ा, ये तो है बांसवाड़ा, ये है प्रतापगढ़, और ये है डूंगरपुर। तीनों समझ गए। अब यहाँ ये वाला जो भाग है आपका, ये तो है आपका कांठल, और ये वाला जो आपका भाग है ये है वागड़, ये है वागड़। तो हम दोनों के नाम लिखते हैं, एक तो लिखते हैं वागड़ और एक लिखते हैं सर कांठल।
कांठल। अब ये कांठल में जो मृदा पाई जाती है, अब ये इधर ध्यान रखो किधर है, मालवा के पठार की तरफ है, तो यहाँ पाई जाती है लाल काली मृदा। लाल काली मृदा, ठीक है। लाल काली मृदा का मतलब है रेड ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल। अब इन दोनों को मिलाकर तो इंसेप्टिसोल कहते हैं। और यहां पाई जाती है साथियों लाल लोमी मृदा, लाल लोमी मृदा, लाल लोमी। लोमी का मतलब होता है चिकनी, चिकनी, तो लाल चिकनी मृदा या लाल लोमी मृदा। तो ये वागड़ क्षेत्र में और वो कांठल क्षेत्र में, और दोनों को मिलाते हैं तो हम कहते हैं इंसेप्टिसोल। ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो आपसे पूछे कि यहाँ माही बेसिन में कौन सी मृदा पाई जाती है, इंसेप्टिसोल, और ये मक्का के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है या उपयोगी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चंबल बेसिन। और चंबल बेसिन की स्थिति देखते हैं भैया। सबसे पहले तो दक्षिणी पूर्वी एवं पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी एवं पूर्वी राजस्थान एक चीज। दूसरी चीज, इसका निर्माण किसने किया, चंबल व सहायक नदियों ने, चंबल व सहायक नदियों ने, नदियों ने जलोढ़ीय निक्षेपण से, जलोढ़ीय निक्षेपण से इसका निर्माण किया है। फिर इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, इसका विस्तार तो एक तो है कोटा, एक है सवाई माधोपुर। देखो भाई, हम चंबल नदी का वो नहीं पूछ रहे हैं, चंबल नदी कहाँ कहाँ बहती है, क्योंकि चंबल नदी पूर्वी मैदान के अंतर्गत भी आ रही है और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंतर्गत भी आ रही है। तो कोटा, सवाई माधोपुर, फिर करौली और फिर धौलपुर। हम सिर्फ चंबल बेसिन की बात कर रहे हैं जहाँ पूर्वी मैदान का भाग है। अब इसको थोड़ा सा आप ऐसे समझिए कि यहाँ चंबल नदी जा रही है, तो सबसे पहले ये चित्तौड़गढ़ वाला क्षेत्र है, कौन सा, जो हमने बात करी थी रावत बाटा भैंसरोडगढ़ वाला, लेकिन वो पठारी भाग है, ठीक है, वो पठारी भाग है, वहाँ मैदान थोड़ी है। फिर जैसे कोटा में जाएगी, फिर बूंदी में जाएगी, तो कोटा में इसमें कुछ क्या है, मैदानी भाग है, फिर सवाई माधोपुर में, फिर करौली में और फिर धौलपुर में। तो इसलिए हमने 3-4 जिले बोले हैं, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। बूंदी में थोड़ा सा ये गार्ज में बहती है, केशोराय पाटन में, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ मृदा कौन सी पाई जाती है, तो यहाँ जो काली मृदा थी, काली मृदा थी, काली मृदा कहाँ पाई जाती है भैया, काली मृदा पाई जाती है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में। इसका हुआ अपर्दन, इसका हुआ अपर्दन, और अपर्दन से बनी कौन सी, काली जलोढ़ीय मृदा, काली जलोढ़ीय मृदा। यानी कि आप ऐसे समझो कि एक है बेसाल्टिक रॉक्स, एक है लावा, यहाँ देखिए मैग्मा, मैग्मा ठंडा हुआ लावा, लावा निर्मित जो चट्टान है वो बेसाल्टिक रॉक्स हैं, बेसाल्ट हैं, ठीक है। ध्यान रखना, लावा के जो जमने से जो चट्टानें बनी है वो कौन सी है, बेसाल्टिक रॉक्स, ठीक है। फिर इन बेसाल्टिक रॉक्स का क्या हुआ, इनका हुआ भैया अपक्षय अपर्दन, अपक्षय और अपर्दन, अपक्षय अपर्दन। और बेसाल्टिक रॉक के अपक्षय से बनी थी कौन सी, काली मृदा, कौन सी, काली मृदा। और इस काली मृदा को नदियां अपने साथ बहा कर ले जा रही हैं, तो फिर ये कौन सी हो गई, काली जलोढ़ीय मृदा। एक स्थान से बहाकर काट कर दूसरे स्थान पे जाके निक्षेपित कर दी, तो बन गई काली जलोढ़ीय मृदा। समझ गए होंगे, ये अंतर है काली मृदा में, काली जलोढ़ीय मृदा में। ये मैप पे भी आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं 4-5 चीजें। देखो, चंबल बेसिन की विशेषताओं में पहली है गली इरोजन,
गली इरोजन, अवनलिका अपर्दन। अब ये अवनलिका अपर्दन क्या कह रहा है? ये सीधा सीधा ऐसे कह रहा है कि चंबल और उसकी सहायक नदियां, चंबल एवं सहायक नदियां सर्वाधिक, देश में सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन करती हैं, अवनलिका अपर्दन करती हैं। अब ये अवनलिका अपर्दन क्या है भैया? ये वो है कि जैसे मुख्य नदी है, अभी आप समझ जाओगे, मैं समझा देता हूँ आपको, कि जैसे मान लीजिए ये एक मुख्य नदी है, ये एक मुख्य नदी है और इस मुख्य नदी की कई ऐसे सहायक नदियां हैं। क्या है? सहायक नदियां हैं। और ये सहायक नदियां और मुख्य नदियां क्या कर रही हैं? ऐसे कटाव कर करके नाले बना देती हैं, गहरी गहरी कंदराएं बना देती हैं, गुम्फित कंदराएं कहते हैं इनको। ऐसे गहन कंदराएं बना, आपने कई बार देखा होगा बीहड़ों में, चंबल के डाकुओं की फिल्म देखी होगी आपने, वहाँ गहरे गहरी कंदराएं मिलती हैं। आपने पान सिंह तोमर मूवी देखी होगी, उसमें भी इस टाइप की कंदराएं दिखाई गई हैं। ठीक है ना? ये कंदराएं हैं। ठीक है? ये अब ये कंदराएं बनी है किससे? अवनलिका अपर्दन से। किससे? अवनलिका अपर्दन से। जब नदियों के जल से और मुलायम मृदा में गहरे गहरे गड्ढे पड़ जाते हैं, ऐसे अपर्दन को कहते हैं अवनलिका अपर्दन। तो यहाँ 3-4 चीज़ें मैं समझा देता हूँ आपको। पहली चीज़ तो ये है कि इस अपर्दन का नाम तो क्या है? अपर्दन। अपर्दन। अब देखो भाई, अपर्दन कई प्रकार के हैं, वायु अपर्दन, जल अपर्दन और हिम अपर्दन। अब जल अपर्दन भी कई प्रकार के हैं, धरातलीय जल अपर्दन, भूमिगत जल अपर्दन। अब धरातलीय भी कई प्रकार के, नदियों के द्वारा अपर्दन और महासागर की लहरों के द्वारा अपर्दन। तो ध्यान रखना इन चीज का। अब जो नदियों के द्वारा अपर्दन हो रहा है उसको अवनलिका अपर्दन कह रहे हैं। ठीक है? अब एक आपने सुना होगा चादरी अपर्दन, एक बूंद बूंद स्प्लैश। ठीक है? इरोजन। तो कई नाम है। तो अपर्दन का नाम तो क्या है? अवनलिका अपर्दन। अवनलिका अपर्दन। इससे, अवनलिका अपर्दन से किसका निर्माण हुआ? किसका निर्माण हुआ? तो भैया निर्माण हुआ कंदराओं का। कंदराओं का निर्माण हुआ। कंदराओं का निर्माण हुआ। और ये जो कंदराएं बनी हैं, कंदराएं जो हैं, कंदराओं का क्षेत्र क्या कहलाता है? कंदराओं का विस्तृत क्षेत्र क्या कहला रहा है? विस्तृत क्षेत्र क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा बीहड़। क्या कहलाएगा? बीहड़। देखो, अपर्दन जो हुआ, क्रिया हुई, वो तो अपर्दन था। अपर्दन का नाम क्या है? अवनलिका अपर्दन। इससे ये कंदराएं बनी। ठीक है? अपर्दन के फलस्वरूप क्या बनी? कंदराएं। और कंदराओं से जो ये उबड़ खाबड़ क्षेत्र बना, इसको कहते हैं बीहड़। क्या कहते हैं? बीहड़। अब ये जो बीहड़ है, ये ध्यान रखना, ये टर्मिनोलॉजी है, आपको किताबों में आसानी से समझ में नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि ये अजीब सी टर्मिनोलॉजी है, लोगों को लगता है एक ही चीज़ है, एक चीज़ नहीं है। अब यदि जो बीहड़ है, बीहड़, ये बीहड़ क्या है? उबड़ खाबड़। उबड़ खाबड़। एक चीज समझ गए क्या? यहां उबड़ खाबड़ भूमि में कृषि नहीं हो सकती। अधिवास यानी कि अच्छे नगर नहीं बस सकते। अच्छे नगर नहीं बस सकते। परिवहन सुविधाएं वो भी नहीं हो सकती। इसलिए ऐसे क्षेत्र को कहते हैं उत्खात भूमि। क्या कहते हैं? उत्खात भूमि, यानी उबड़ खाबड़ भूमि। और इसी को इंग्लिश में कहते हैं बैड लैंड टोपोग्राफी। टोपोग्राफी। समझ गए क्या?
बैडलैंड टोपोग्राफी, उत्खात भूमि, ऐसी भूमि जो ऊबड़ खाबड़ है, जहाँ ना तो कृषि हो सकती है, ना जो ह्यूमन सेटलमेंट है या अधिवास है, बड़े शहर है, नगर है, वो भी नहीं बस सकते हैं, और परिवहन सुविधाएं भी विकसित नहीं हो सकती हैं। ऐसे ऊबड़ खाबड़ बीहड़ वाले क्षेत्र को कहते हैं उत्खात भूमि। यानी कि सारी टर्मिनोलॉजी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलो वापस आ जाते हैं। तो अवनलिका अपर्दन हो गया, बीहड़। अब बीहड़ क्या है, जो अभी हमने बात करी कंदरा या बीहड़ कि अवनलिका अपर्दन, अवनलिका अपर्दन के फलस्वरूप निर्मित संरचना कंदरा कहलाती है। क्या कहलाती है? कंदरा। ठीक है। और कंदराओं का विस्तृत ऊबड़ खाबड़ बंजर क्षेत्र क्या कहला रहा है? बीहड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? बीहड़ कहलाता है। अब आ जाती है उत्खात भूमि। उत्खात भूमि बीहड़ों से निर्मित कृषि, परिवहन, अधिवास के अयोग्य भूमि क्या कहलाती है? उत्खात भूमि या बैड लैंड टोपोग्राफी। और इसको बीहड़ को कहते हैं, क्या कहते हैं? रिविन। क्या कहते हैं? रिविन। और इसको कहते हैं गली इरोजन। अब आ जाता है डांग क्या है भाई? देखो अब डांग क्या है? डांग एक ये स्पेलिंग है, एक ये स्पेलिंग है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है। डांग या DANG। DHANG। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाए। ये क्या है कि बीहड़ क्षेत्र में निम्न पहाड़ियाँ से संबंधित जो क्षेत्र है, देखो बीहड़ है, वहाँ कहीं कहीं निम्न लोअर हिल्स हैं, ठीक है, जिसमें डाकू वगैरह रहते हैं, ऐसी निम्न पहाड़ियों को डांग क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये चारों पांचों चीजें आप समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं। सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन ये होता है भैया कोटा जिले में। कहाँ होता है? कोटा में। सर्वाधिक उत्खात भूमि कहाँ मिलती है? ये भी मिलता है कोटा में। सर्वाधिक बीहड़ का क्षेत्रफल मिलता है सवाई माधोपुर में। ध्यान रखना, क्षेत्रफल में पूछे तो सवाई माधोपुर, और प्रतिशत में पूछे तो है भैया धौलपुर। धौलपुर का कुल क्षेत्रफल है, उसका सर्वाधिक प्रतिशत क्या है? बीहड़ों से पटा हुआ है। और यदि क्षेत्रफल की बात करें तो सवाई माधोपुर। और डांग की रानी कहते हैं करौली को। किसको कहते हैं? करौली को। ये 4-5 बेसिक से प्रश्न है, सभी को आते हैं, मैं कोई स्पेशल नहीं बता रहा हूँ। इनमें 2 चीज इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। पहली चीज, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, डांग एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब डांग एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है क्या कि इसकी
शुरुआत हुई थी 1994-95 में, फिर सरकार ने बजट देना बंद कर दिया था। फिर 2005-06 में इसको दोबारा से शुरू किया गया और इसका वित्त पोषण है राज्य सरकार द्वारा है, यानी स्टेट फंडेड स्कीम है, ये ध्यान रखना। फिर इसका विस्तार राजस्थान के 8 जिलों की 26 पंचायत समितियों के 394 ग्राम पंचायतों के 2206 गाँव में है। अब आप कहोगे सर इसके 8 जिले कौन कौन से हैं, तो ये जो 8 जिले हैं भैया, इनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले भरतपुर, भरतपुर के बाद धौलपुर, फिर है करौली, फिर है सवाई माधोपुर, फिर है कोटा, फिर है बूंदी, फिर है बारा और फिर है झालावाड़। इस प्रकार से ये 8 जिलों के 26 पंचायत समितियों के 394 ग्राम पंचायत के 2206 गांव में है। अब इसका उद्देश्य क्या था? डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ सीधा सिंपल ध्यान रखना, इसका आपसे पूछे उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, पर्पज क्या है, तो इसका उद्देश्य है एक तो बुनियादी संरचना का विकास, बुनियादी संरचना का विकास। अब ये बुनियादी संरचना क्या है भैया? बुनियादी संरचना में आएंगे सड़क, बिजली, पानी आदि, और एक है सामाजिक आर्थिक विकास। जिसमें एक तो शिक्षा, बस समाज सुदृढ़ कैसे होगा? शिक्षा अच्छी होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, और थोड़ा रोजगार, आर्थिक विकास मतलब रोजगार। तो ये इसका क्या था? उद्देश्य था। फिर है कंदरा सुधार कार्यक्रम। अभी हमने कंदराओं की बात करी, देखो इसको समझ लो कि ये कंदराएं हैं। अब कंदरा सुधार कार्यक्रम में क्या किया कि भैया ट्रैक्टर की गोवड़ी लगा के कंदराओं को सपाट कर दो और कृषि भूमि बनाओ, जिससे लोग खेती करें। ये कंदराएं कुछ भी काम नहीं आ रही हैं, लोग यहाँ पर खेती करें। तो गांव के आसपास जो कंदराएं थी, जो भी बीहड़ क्षेत्र थे, उसको सपाट करने का कार्यक्रम ही कंदरा सुधार कार्यक्रम है, जिससे कृषि भूमि का विकास किया जा सके। अब यहाँ देखिए आप कि इसका प्रारंभ 1987-88 में हुआ, फिर इसको सुदृढ़ किया गया 1994-95 में। अब इसके बाद क्या हुआ? इसका वित्त पोषण है, फंडिंग है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है। वित्त पोषण कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। फिर इसका जो विस्तार है वो 8 जिलों में है भाई, इसका विस्तार 8 जिलों में है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो 8 जिले कौन से हैं? ये वही 8 जिले हैं, ये वही 8 जिले हैं। कौन कौन से? भरतपुर, भरतपुर, फिर आएगा धौलपुर, फिर आएगा धौलपुर, फिर आएगी करौली, कौन सा जिला? करौली, फिर आएगा सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, और फिर आएगा कोटा, फिर आएगा बूंदी, और फिर आएगा बारा, और फिर आएगा झालावाड़। इस तरह से ये 8 जिले हैं, इनका आप ध्यान रखना। उनकी 26 पंचायत समितियों में है, 394 ग्राम पंचायत और 2206 गांव, वो की वो है। अब इसका जो उद्देश्य है वो देख लीजिए भैया कि इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है कंदराओं को समाप्त करके, समाप्त या साफ करके कृषि एवं अधिवास
भूमि का विकास, भूमि का विकास यानी खेतों के लिए, फसल के लिए, कृषि के लिए और रहने के लिए जो जमीन है, भूमि है, उसका विकास करना। ये दोनों इसी से संबंधित है, इसलिए मैंने आपको पढ़ा दी। अब आ जाता है बनास बेसिन। अब बनास बेसिन में एक एक बात हम देखते हैं। सबसे पहले स्थिति, तो भैया स्थिति है इसकी अरावली व चंबल बेसिन के बीच, चंबल बेसिन के मध्य, यानी कि मध्य पूर्व राजस्थान, मध्य पूर्व राजस्थान। इसका निर्माण बनास व सहायक नदियों ने, बनास व उसकी सहायक नदियों ने जलोढ़ीय निक्षेपण से किया। फिर इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? देखो भाई, इसका मुख्य रूप से विस्तार है कहाँ कहाँ? टोंक, करौली, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, फिर राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। लेकिन थोड़ा सा विस्तार इसका अजमेर में भी है, अजमेर की किशनगढ़, नसीराबाद जो तहसीलें हैं, और थोड़ा सा उदयपुर में भी है। उदयपुर की मावली और वल्लभ नगर जो तहसीलें हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। मृदा, मृदा पाई जाती है भूरी जलोढ़ीय मृदा, भूरी जलोढ़ीय, या फिर जलोढ़ीय की जगह कछारी शब्द आ जाए, या दोमट शब्द आ जाए, या कांप शब्द आ जाए, कुछ भी शब्द आ जाए, कुछ भी शब्द आ जाए, ठीक है। ब्राउन एलुवियल सोइल कहते हैं। इसका ढाल है भैया दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ढाल है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो ये 4-5 चीजें हैं, ये आप समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा इसके उपभाग। भैया इसके उपभाग हैं 2, कौन कौन से हैं? सबसे पहले इसका दक्षिणी भाग। अब दक्षिणी भाग को कहते हैं मेवाड़ का मैदान, ये ध्यान रखना, मेवाड़ प्लेन कहते हैं। और इसके अंतर्गत राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और थोड़ा सा उदयपुर का भाग आता है। मैंने बताया कि मावली और वल्लभनगर तहसील आती हैं, ठीक है। ये कहाँ फैला है? इसका नाम है मालपुरा करौली का मैदान, और ये बनास के मैदान का, बनास बेसिन का उत्तरी भाग है। ये फैला है टोंक, सवाई माधोपुर, करौली और थोड़ा सा अजमेर का पूर्वी भाग जो है वहाँ फैला है। अब यहाँ पाई जाती है भूरी जलोढ़ीय मृदा। हमने बात की थी किसकी? ब्राउन एलुवियल सोइल की, ब्राउन एलुवियल सोइल की। और ये यहाँ है पथरीला मैदान, पथरीला मैदान, स्टोनी प्लेन, पथरीला मैदान यानी स्टोनी प्लेन। अब यहाँ 2 चीज ध्यान रखना, एक तो पीडमांट। पीडमांट क्या है? जो राजसमंद का देवगढ़ है ना, राजसमंद, राजसमंद का के देवगढ़ में, देवगढ़ में इरोजनल यानी अपर्दित, अपर्दित स्थलाकृतियां, स्थलाकृति यानी कि ध्यान से समझना कि जो ऐसे अरावली जा रही है, अरावली में यहाँ राजसमंद में देवगढ़ है, देवगढ़ है, तो यहाँ से निकलती है आपके बिजराल की पहाड़ी से खारी नदी। बिजराल की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है भैया? खारी नदी। यहाँ से खारी नदी निकलती है। अब खारी इसकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरियाँ हैं, ये क्या करती हैं
क्या अपर्दन कर देती हैं। तो अपर्दन करने से इरोडेड लैंड फॉर्म बन जाता है। इरोडेड यानी वहाँ कोई पेड़ पौधे नहीं पाए जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि पानी बह बह के आया था और पानी ने सब कुछ साफ कर दिया, कंकड़ पत्थर बच रहे हैं। तो वही क्या कहलाता है, पीडमांट। ये तो पीडमांट का मैदान। एक पीडमांट का पठार है वो यूएसए में है, अमेरिका में, ठीक है। अब यहाँ मिलेगा आपको उत्तरी भाग में यानी मालपुरा करौली मैदान में माल खैराड़। तो माल खैराड़ कहाँ है वो देखिए, देखो जहाजपुर तहसील है भीलवाड़ा में। कहाँ है भैया, भीलवाड़ा में। तो जहाजपुर भीलवाड़ा से मालपुरा तक, और मालपुरा कहाँ है, टोंक में, टोंक तक क्या फैला है, माल खैराड़ का मैदान। हमने जब क्लास स्टार्ट की थी फिजिकल डिवीजन की तो 3 बातें मैंने आपको बताई थी कि राजस्थान में जो फिजिकल लैंड फॉर्म्स हैं उसके लिए 3 शब्द ध्यान रखना। मरु यानी कि मरुस्थल, मेरु यानी कि पर्वत, और माल यानी कि पठार और मैदान। तो मालपुरा, माल खैराड़ ये मैदान है, ऊपर माल ये पठार है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ट्रसियरी पेनी प्लेन, अब पेने प्लेन भी कहते हैं, पेनी प्लेन भी कहते हैं। ये क्या है देखो, ये क्या है, एएम हैरोन हुए हैं, एएम हैरोन। ये एक भूगोलवेता थे, एक जियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या किया है कि जो मालपुरा करौली का मैदान है इसको तृतीयक काल की यानी ट्रेशियरी काल का पेनीप्लेन बताया है। 2 चीज़ें होती हैं, पेनीप्लेन और पेडीप्लेन। तो पेनीप्लेन क्या है कि मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। अपर्दन से देखो, एक तो है पेने या पेनी, पेने प्लेन, इसी को पेनी प्लेन भी कहते हैं। इसकी स्पेलिंग आती है PENEPLAIN। तो इसको कोई पेने पढ़ लेता है, कोई पेनी पढ़ लेता है, तो इसमें कोई कन्फ्यूज मत हो जाना। एक होता है पेडी प्लेन, पेडी प्लेन, ठीक है। ये किससे हो रहा है, ये हो रहा है जल से, जल से। और ये किससे हो रहा है, जल से भी होता है और वायु से भी होता है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जब अपर्दन की अंतिम अवस्था आती है, ये क्या करता है, ये ऊपर से यानी ऊर्ध्वाधर क्या करता है, अपर्दन करता है, अपर्दन करता है। और इसके जो अंतिम चरण में ऐसे वेवी स्ट्रक्चर बन जाते हैं कि भाई अब अपर्दन नहीं हो सकता, वेवी स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब वेवी स्ट्रक्चर में क्या है, कुछ ऐसे ऊपर उठे हुए भाग होते हैं, वेवी मतलब लहरदार, ऊपर उठे हुए भाग हैं। तो यहाँ बन जाते हैं क्या, मोनोडनाक बन जाते हैं। तो मोनोडनाक क्या है, बीच बीच में कहीं कहीं आपको जो बनास का जो मालपुरा करौली का मैदान है इसको कहा गया है पेनीप्लेन। अब यहाँ क्या है, ऐसे वेवी स्ट्रक्चर पाया जाएगा, ऐसे तरंग वाला स्ट्रक्चर पाया जाएगा। और यहाँ कुछ मोनोडनाक होते हैं, पहाड़ होते हैं, जैसे जहाजपुर की पहाड़ियाँ, मांडलगढ़ की पहाड़ियाँ, ये क्या है, ऐसे ही मोनोडनाक है। फिर यहाँ जो होता है पार्श्विक अपर्दन होता है। पार्श्विक अपर्दन क्या होता है भाई, पार्श्विक अपर्दन होता है किनारों से, ठीक है। पार्श्विक अपर्दन क्या होता है, किनारों से। और ये मुख्य रूप से आप देखोगे तो इसके बाद जो पर्वत बचता है, वो कहलाता है इनशेलबर्ग। क्या कहलाता है, इनशेलबर्ग। ये ध्यान रखना, इनशेलबर्ग का उदाहरण क्या है, आबू पर्वत खंड। ये चीज़ ध्यान रखना। ये सिद्धांत डेविस ने दिया था और ये एलसी किंग ने दिया था। तो ये इतना बड़ा समझाने की जरूरत नहीं थी मेरे को, लेकिन ये पेने प्लेन समझाने के लिए मेरे को इतना बताना पड़ा। इसलिए जो ट्रेशियरी काल में हुआ था, ट्रेशियरी काल
और ट्रेशियरी को बोलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, क्वेनरी। तो ट्रेशियरी का मतलब होता है तृतीयक। क्या होता है? तो तृतीयक काल के जो पेनिप्लेन है वो कहा है किसने? एएम हेरोन ने। तो आरपीएससी क्या कर रही है, अभी थोड़ी डेप्थ में जा रही है। यदि इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो ध्यान रखना है, ठीक है। जहाँ जहाँ बीच बीच में मेरे को ज्योग्राफिकल टर्म्स समझाने की जरूरत पड़ रही है वो मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी चीज़ आप समझ गए होंगे। ये पीडमांट क्या है कि जो अरावली है तो राजसमंद का देवगढ़ है, तो वहाँ खारी नदी और उसकी कुछ स्ट्रीम्स हैं, छोटी छोटी धाराएं हैं, वो अपर्दन कर देती हैं। अपर्दन के बाद जो इरोडेड लैंड फॉर्म बचता है, अपर्दित क्या बढ़ता है? भूभाग, वो क्या कहलाता है? पीडमांट कहलाता है, ठीक है। और यहाँ हमने बात करी है माल खैराड़ की, तो जहाजपुर भीलवाड़ा से मालपुरा तक का जो मैदान है वो माल खैराड़ का मैदान कहलाता है। और जो मालपुरा करौली का मैदान है इसको ट्रेशियरी पेनिप्लेन कहा है किसने? एएम हेरोन महोदय ने। और एएम हेरोन वो है जो राजस्थान की भूगर्भिक जो चट्टानें हैं उसका अध्ययन इन्होंने किया था। तो ये सारी बात आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो भाई, यहाँ है एक तो अरावली, ये तो क्या है? अरावली, अरावली। और ये है चंबल, ये क्या है? चंबल, ठीक है। अरावली से और निकल रही है कौन सी? बनास, और चंबल में आके मिल जाती है। तो अब यहाँ ये राजसमंद, ये थोड़ा सा उदयपुर, ये चित्तौड़गढ़, ये भीलवाड़ा का ये भाग जो है ये कहलाता है आपका क्या? मेवाड़ का मैदान, ठीक है। और ये थोड़ा सा अजमेर और तो ये टोंक और ये आपका क्या नाम है इसका? सवाई माधोपुर, करौली, ये भाग कहलाता है आपका मालपुरा करौली का मैदान। दोनों समझ गए होंगे, ठीक है। दक्षिणी भाग कौन सा है? मेवाड़ मैदान। और उत्तरी भाग कौन सा है? मालपुरा करौली का मैदान। अब यहाँ समझिए आप थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से समझते हैं। देखो, यहाँ से बनास नदी निकल रही है, ऐसे जा रही है, यहाँ राजसमंद है, यहाँ भीलवाड़ा है, ये चित्तौड़गढ़ है, ये उदयपुर है, बीच में है मेवाड़ का मैदान। यहाँ देवगढ़ में पीडमांट है, देवगढ़ में पीडमांट है। यहाँ से एक नदी जाती है आपकी, उस नदी का नाम है खारी नदी। कौन सी नदी है? खारी नदी, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ मालपुरा, करौली और सवाईमुदी, यहाँ कुछ अजमेर का भाग भी आता है लेकिन मुख्यतः मालपुरा से शुरू होता है। इसको कहते हैं मालपुरा करौली प्लेन, मालपुरा करौली का मैदान। बीच में टोंक आएगा। यहाँ जहाजपुर है भीलवाड़ा का, यहाँ सिर्फ मालपुरा तक है, ये क्या कहलाता है? माल खैराड़। और इस पूरे बनास बेसिन की सबसे ज़्यादा गहराई है वो मालपुरा में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, समझ गए होंगे आप। इतनी उम्मीद है मेरे को आपसे कि आप तुरंत समझ जाते हैं क्योंकि आप हो समझदार। आगे देखिए, बाणगंगा बेसिन की स्थिति कहाँ है? उत्तरी पूर्वी राजस्थान, उत्तरी पूर्वी राजस्थान। ये पूर्वी मैदान का चौथा उपभाग है और इसका अन्य नाम क्या है? साबी, यानी कि साहिबी। बाणगंगा, साहिबी, रूपारेल, बाणगंगा और गंभीर बेसिन, गंभीर बेसिन। अब ये ऐसा नाम क्यों है? क्योंकि भैया इस क्षेत्र में ये 4 छोटी छोटी नदियां हैं। कौन कौन सी हैं? देखो, ये तो जा रही है साहिबी, जो शाहपुरा जो तहसील है जयपुर जिले में, उसके पास अजीतगढ़ है। अजीतगढ़ के पास साईवाड़ गांव है। साईवाड़ गांव की पहाड़ी से निकलती है, ना कि सेवर गांव की पहाड़ी से। वहाँ से निकलकर कोटपुतली भैरोड जिले में बहती हुई, खैरतल तिजारा में बहती हुई और चली जाती है हरियाणा में। और गुरुग्राम के पास नजफगढ़ झील है, वहाँ जाके समाप्त हो जाती है। लेकिन जब इसमें अधिक पानी आता है तो एक नाला बनाया गया है, एक नहर सी बनाई गई है यमुना नदी तक, जिसको नजफगढ़ ड्रेन कहते हैं। तो ये यमुना नदी तक जुड़ी हुई है, पहली चीज़। फिर यहाँ बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है बाणगंगा, जयपुर में रामगढ़ बांध, जम्मू रामगढ़ होती हुई, फिर दौसा होती हुई ये जाती है कहाँ पर? भरतपुर मैदान से आगे, फिर ये यमुना में मिल जाती थी, आजकल भरतपुर में समाप्त हो जाती है।
उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से निकलकर डीग तक जाती है कौन सी, रूपारेल। और ये करौली से निकलकर भरतपुर थोड़ा सा धौलपुर में जाती है कौन सी, गंभीर या उटंगन नदी। तो ये 4 नदियों का जो बेसिन है, इन 4 नदियों का जो बेसिन है इसी को कह रहे हैं साबी, रूपारेल, बाणगंगा, गंभीर बेसिन। क्लियर। आगे देखिए भाई साहब, इसका विस्तार। अब इसका विस्तार देखो भाई, एक तो है भाई साहब जयपुर जिला। कौन सा जिला, जयपुर। एक है कोटपुतली बहरोड जिला, कोटपुतली बहरोड जिला, ठीक है। एक है आपका खैरतल तिजारा या भर्तरी नगर, भर्तरी नगर इसका नाम कर दिया। एक है आपका अलवर, एक है डीग, एक है भरतपुर, भरतपुर। फिर इसके बाद पश्चिमी धौलपुर, धौलपुर का पश्चिमी भाग, और पश्चिमी या उत्तरी पश्चिमी करौली, पश्चिमी या उत्तरी पश्चिमी करौली यहाँ फैला है। यहाँ मर्दा कौन सी पाई जाती है, मर्दा पाई जाती है बाढ़कृत यानी फ्लडेड, बाढ़कृत, भूरी, कछारी मृदा, बाढ़कृत, भूरी, कछारी मृदा। यहाँ फसल का प्रतिरूप क्या है, फसल का प्रतिरूप कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पर गेहूं और जौ और सरसों ये उगाई जाती है भाई, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है, 2 विशेषता है मुख्यतः। पहली, सर्वाधिक उपजाऊ, कि पूर्वी मैदान का सर्वाधिक उपजाऊ उपभाग है, पूर्वी मैदान का सर्वाधिक उपजाऊ उपभाग है और सर्वाधिक जन घनत्व वाला उपभाग है, सर्वाधिक जन घनत्व भी इसी में पाया जाता है। एक है रोही दोआब, रोही दोआब। देखो एक तो रोही पढ़ते हैं अपन, रोही क्या है कि अरावली जो है, अरावली है, अरावली के पश्चिमी ढालों पर सिरोही और पाली में पश्चिमी ढालों पर शीतकाल में घास के मैदान बन जाते हैं, शीतोष्ण घास के मैदान। इन हरी पट्टियों को रोही कहते हैं, ठीक है। एक ये क्या है, रोही दोआब। तो रोही दोआब कहाँ है, बाणगंगा व यमुना नदी के मध्य, यमुना नदी के मध्य। तो साथियों ये आपका बाणगंगा बेसिन कंप्लीट। इस तरह से आज हमने पूर्वी मैदान का परिचय, विशेषता, महत्व, उसका क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हमने माही बेसिन, चंबल बेसिन, बनास बेसिन और बाणगंगा बेसिन ये सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत सी चीज़ें आपको नई चीज़ हैं जो समझ में आई होंगी, पुरानी चीज़ें हैं वो रिवाइज हुई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।